जय भीम। तो आज का लाइव इम्पोर्टेंट है। मैं ये आशा करूंगा कि आप सब लोग जो जिले के पदाधिकारी हैं या पदाधिकारी पदाधिकारी होता, छोटा बड़ा नहीं होता। सभी संतों गुरुओं को महापुरुषों को नमन करते। मैं आपसे अपील करूंगा कि पेन कॉपी उठा लें और जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करें। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, अब साथी नए भी जुड़ेंगे। अपने पेन कॉपी उठा लें और पेन कॉपी उठा के ही बैठें। लाइव में अपने पेन कॉपी उठा के बैठें। जय भीम सभी साथियों को। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने पेन कॉपी उठा लें और पेन कॉपी उठा के जो है बैठें। मेरे द्वारा बताई गई बातों पे आप लोग अमल करें। लिखने की आदत बनाइए। जो रोज सुनते रहते हैं उसको भूल जाते हैं आप लोग। सीखने का यही तरीका है। पेन कॉपी उठा लीजिए। तब तक मैं नमन कर लेता हूं करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामा स्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मां फातिमा शेख, मां सावित्रीबाई फूले, मान्यवर साहब श्री काशीराम, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराभा और जितने भी शहीद अन्य हुए बहुजन समाज के, आप सबको नमन। जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारे राजे महाराजे हुए हैं, बिजली पासी, माउदा देव पासी, आशा गुजर, तमाम जो है वो उन सबको भी नमन। बस आप तैयारी कीजिए, फिर मैं शुरू करता हूं। सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता साइकिल रैली के लिए पेन कॉपी उठा के रखें। उत्तर प्रदेश के जो सभी साथी हैं वो पेन कॉपी उठा के रखें। मेरे द्वारा बताई गई चीजों को नोट करें। उसके बाद मैं फिर आज का लाइव शुरू करता हूं और आपसे आशा उम्मीद करता हूं कि आप सीखेंगे। बहुजन साइकिल यात्रा, ये साइकिल यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोग इसको उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, तो ज्यादा ध्यान उत्तर प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो देंगे। लेकिन कार्यकर्ता सभी ध्यान दे जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आपके नेक्स्ट टाइम ये आपके जिले में भी हो सकती है, आपके प्रदेश में भी हो सकती है। तो बहुजन साइकिल यात्रा, मैं बस एक बार चेक करा लूं क्या हम लोग सही तरह बोर्ड देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं।
अब मेरे हिसाब से काफी ठीक है। जैसा मैंने कहा कि बहुजन साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू होगी और उत्तर प्रदेश के, क्योंकि सिविल संसाधनों पे साइकिल यात्रा चलानी है, सिविल संसाधनों पे ये हमारा आज का लाइव भी है। मुझे उम्मीद है कि आप फिर भी मुझे सुनेंगे और सीखेंगे। वहां पे यहाँ रिश्ता आना चाहिए। वोट की कीमत वोट की सुरक्षा वोट से निर्माण वोट के परिणाम एक सार्थक प्रयास है। आप लोग परेशान ना हो, एक सार्थक प्रयास है, आप लोग परेशान ना हो। तो मुझे उम्मीद है मैं इसको जस्टिफाई कर दूं। पहला है वोट की कीमत। बहुजन साइकिल यात्रा पे जब आप जाएंगे तो आपको, आम आदमी को, जो गांव में रहता है, जिसकी सामाजिक राजनीतिक चेतना बहुत ज्यादा नहीं है, जिसको लगातार बीजेपी और तमाम दल के लोग गुमराह करते हैं, तो उसको आपको वोट की कीमत बतानी है कि वोट की क्या वैल्यू होती है। आप वोट देते हैं तो ये वोट कितने लंबे समय तक के लिए रहता है, और इस वोट से, ये वोट एक दिन का इससे रिश्ता है, या आगे 5 साल जो होने वाला है, जो अगले 5 साल आप लोग किस तरह का जीवन जिएंगे, ये वोट से जो है, वोट पर निर्भर रहता है। दीपक, अगर तुम इसे देख रहे हो तो इधर उधर देखने के बजाय इसको इधर मेरी तरफ देख के सेट कर दो। यही तो फ्रेम है, ये तो ठीक। एक पढ़ा लिखा आदमी इतना कर सकता है। तो इधर आ जाओ। तो वोट की कीमत जो है, जिसको आदमी चंद पैसों में और थोड़े से लालच पे लोगों को दे देता है। वोट कितना कीमती है और इसका अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कैसे दिलाया। उन्होंने इसके दिलाने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए। जो विरोधी विचारधारा के लोग, तो उन्होंने कहा भाई वोट वो देगा जो लगान देता हो। फिर उन्होंने कहा कि वोट वो देगा जो पढ़ा लिखा हो। फिर उन्होंने तीसरी बात है कि वोट वो देगा जो किसी पद पे हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें बड़ी मुश्किल से दिलाया, तो हमें वोट की कीमत को समझना चाहिए। दूसरा, वोट की सुरक्षा। इस पे बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े तरह से अपनी बात रखी, लेकिन जिनको मैं आदर्श नेता मानता हूं, उन्होंने कहा कि वोट की सुरक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं, ऐसे वोट की सुरक्षा करनी है। तो उन्होंने कहा जैसे बहन बेटी को कोई किसी को ऐसे ही धक्का नहीं देता, ऐसे ही किसी को जो है बिना जाने अयोग्य व्यक्ति को नहीं देता, तो वोट की सुरक्षा, वोट जो है एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है। जैसे बहन बेटी जो है हम शादी ब्याह करके सौंपते हैं, इसी तरह से वोट भी एक जिम्मेदार आदमी को सौंपी जाती है। वोट किसी को अयोग्य व्यक्ति को नहीं दी जाती, और वोट किसी को किसी चंद पैसों के लालच में, दारू के लालच में, शराब के लालच में, या किसी उपहार के लालच में, या अभाव प्रभाव में नहीं दी जाती। तो वोट की सुरक्षा। तीसरा, वोट से निर्माण। अगर आप वोट देते हो, उससे क्या निर्माण होता है? तो वोट से निर्माण होता है सरकार का। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अगर आप संविधान के आर्टिकलों को लागू कराना चाहते हैं
तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा, क्योंकि कानून बनाने की ताकत वो विधायिका में या संसद में, तो आपको सदन में जाना पड़ेगा। तो वोट से निर्माण होता है आपकी शक्ति का। अगर आप सही व्यक्ति को वोट देते हैं तो उससे आपकी ताकत बनती है, और वो ताकत जो है आपके आने वाले दिनों में आपको के भविष्य को सुधारने में बहुत काम आ सकती है। तो इसलिए हाँ, मुझे पंखा बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरी लाइट हिल रही है, इसकी वजह से। गर्मी तो मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत पे अगर अच्छा कार्य ना हो तो ये मुझे एक्सेप्ट नहीं है। तो मैंने इसलिए पंखा बंद कर दिया, उसके बाद डिस्टर्ब करी। तो वोट का निर्माण और अंतिम है वोट का परिणाम। अगर आपने सही व्यक्ति को वोट दी तो क्या होगा, आपने गलत व्यक्ति को वोट दी तो क्या होगा। सही व्यक्ति को वोट दी तो यानी कि आपके अगले आने वाले समय में 5 साल के लिए आपके अधिकार सुरक्षा होगी, नई नीतियां बनेंगी, आपको रोजगार मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी, आपकी मदद होगी, आप पे जुर्म जाती होगी तो वहां न्याय मिलेगा, और कोशिश तो होगी ना ही हो। लेकिन अगर आपने गलत व्यक्ति को वोट दे दी तो उसका परिणाम ये होगा कि आप अगले 5 साल आप और पीछे चले जाएंगे, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी जो सरकार देती है। तो इसलिए ये चारों चीज जो बहुत महत्वपूर्ण थी, ये मैंने आपको समझा दी है। जब आप आम जनता के बीच में जाएंगे बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से, ये चारों चीजें आपको आम जनता को बतानी। एक बहुत जरूरी बात, उसके बाद ही सब चीजें स्टार्ट होंगी। वो सबसे पहले जरूरी बात जो है ये, इसको जरा इस पे गौर करें, व्यवहार। व्यवहार जो है ये कुशल होना चाहिए। आप लोगों को जोड़ने के लिए जा रहे हैं, ना कि तोड़ने के लिए, भाईचारा स्थापित करने के लिए जा रहे हैं। जो भाजपा ने तोड़ दिया, तो आपको व्यवहार कुशल रहना पड़ेगा। सरकार के लोग चाहेंगे कि आपकी यात्रा खराब हो जाए, वो चाहेंगे कि आपकी यात्रा को खराब कर दिया जाए, वो चाहेंगे कि आपको जो है झगड़े में फंसा के जो है आपके पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया जाए, आपको जो है इस लायक ना छोड़ा जाए कि भाई आप बीच में अपने काम को छोड़ के झगड़े में शामिल होके और इधर उधर परेशान हो जाए। तो जो काम, जिस काम के लिए आप निकले हैं अगले आने वाले 21 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, तो वो काम आप परिपूर्ण से ना कर पाए। तो इसलिए वो व्यवहार आपको तैयार करना। वो आपको प्रयास करेंगे झगड़ा कराने का, वो आपको प्रयास करेंगे डिस्टर्ब करने का, वो आपको प्रयास करेंगे रोकने का, तमाम तरह की अड़चने अड़ाएंगे। उन अड़चनों को संभालते हुए आपको जो है अपने काम को आगे बढ़ाना है, ना कि क्योंकि अगर जितनी परेशानियां आप अपने रास्ते में खड़े करेंगे उतना ही जो है आपका काम तेजी से होगा, और आप पे समय बहुत कम है। तो व्यवहार, जैसा मैंने कहा, व्यवहार को कुशल रखना है, बिना मतलब किसी विवाद में नहीं पड़ना। अभी विवादों से बचना है, और विवादों से बचते हुए, तमाम तरह की परेशानियों से, झगड़ों से बचते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी उसका जिक्र मैंने आपसे कर दिया। अब इस रैली के लिए सफलता का जो नियम, वो मैंने एक दिन पहले भी बताया था कि सफलता का के कुछ नियम है, वो लाइव के माध्यम से मैंने आपको बताया था। वो नियम मैं अब फिर दोहरा दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप उन नियमों को पढ़ें, क्योंकि जब आप उन नियमों को पढ़ेंगे तभी, क्योंकि उन नियमों के कारण ही आपको दिशा मिलेगी। तो पहला नियम है खुद से वादा। जिस काम के लिए आप निकले हैं उसके लिए एक दृढ़ संकल्प लेके खुद से वादा करना पड़ेगा कि किसी भी कीमत पे हमें ये करना है, और जो लंबे समय से गुलामी चली आ रही है हम लोगों के ऊपर, उसको हमें काटना है। तो जब हम इस सच्ची निष्ठा के साथ जाएंगे तो ये दूसरा, मजबूत इरादा। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने ये तमाम तरह की गुलामी 50 साल में लगभग जो है हमारी खत्म की। तो उन्होंने एक मजबूत इरादा किया था कि भाई, और भी कई वादे उन्होंने किए थे, मान्यवर काशीराम साहब ने भी किए थे। और तीसरा जो है मेहनत ज्यादा। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण समय है। एक तरफ अमीर लोग हैं जो राजनीति के नियम को जिन्होंने बदल दिया है, वो लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ पैसे से राजनीति करते हैं। उस पैसे की राजनीति से लोगों की वोट को खरीदते हैं, और उस वोट के बदले में उनको उपहार देते हैं, कुछ पैसे देते हैं, और फिर बाद में उस वोट से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, अच्छे पदों पर बैठ के भ्रष्टाचार की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। तो साइकिल यात्रा को इसलिए चुना कि सीमित संसाधनों पे गरीब के बच्चे कैसे राजनीति करेंगे, गरीब लोग कैसे राजनीति में आएंगे, गरीब लोग का कैसे अपनी हिस्सेदार सुनिश्चित करेंगे,
ये समझने के लिए हमने ये भी महसूस किया कि उन सस्ते संसाधनों को दोबारा से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। एक तरह से प्रचार हो जाएगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए हम लोग साइकिल पे सरकार के नीतियों का विरोध कर रहे हैं। डीजल के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। ऐसी महंगाई के समय हमारी साइकिल जो है, जो माननीय काशीराम साहब ने 4200 किलोमीटर चलाई, वो साइकिल और इतिहास रचेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, और देश में भी कार्यकर्ताओं में बल आएगा। तो ये एक सूत्र मैं और आपको देता हूं, जो बहुजन मूवमेंट चलाने का मैंने सीखा, जिसको मैं समझता हूं कि इसकी कोई काट नहीं है, और अगर ये 4 गुण आप अपने अंदर रख लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। पहले पे है ईमानदारी, दूसरे पे है संघर्ष, तीसरे पे है संकल्प, और चौथे पे है त्याग। मैं आपको बस इसके बारे में जरा से ध्यान देता हूं। ईमानदारी, खुद से भी, मिशन से भी, मूवमेंट से भी, अपने परिवार से भी, अपने लोगों से भी ईमानदारी रखिए। ईमानदारी से जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दूसरी है संघर्ष। संघर्ष मैंने बताया कि साइकिल यात्रा भी एक संघर्ष है, लेकिन ये इसलिए फायदा भी देगी आपको स्वस्थ रखेगी। और संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष सत्ता प्राप्त होती है, और सत्ता से परिवर्तन होते हैं। तो भारतीय संविधान में आधारित जो आर्टिकल है, उनको लागू कराने के लिए आपको सत्ता की जरूरत पड़ेगी, वो संघर्ष से आएगी। संकल्प, इच्छा शक्ति, प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर ने भी की, माननीय काशीराम से ने की। अब उसके लिए उन्होंने सिद्धांत भी बनाए, घर नहीं लौटूंगा, शादी नहीं कराऊंगा, और समाजी परिवार है, कोई बैंक खाता नहीं रखूंगा, कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा, कोई जमीन नहीं खरीदूंगा, शादी ब्याह में नहीं जाऊंगा। ये संकल्प बना के माननीय काशीराम साहब ने हम वंचित वर्ग के लोगों को राजनीति करने का जो है ना ज्ञान दिया, राजनीतिक दल बना के जो है हमें मौका दिया। उसके बाद क्या हुआ, उनके जाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, त्याग। अब बाबा साहब अम्बेडकर या हमारे महापुरुषों को हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया अपने लिए किया, अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान किए, उनकी वाइफ की डेथ हुई, उन्होंने अपने लिए कोई सुविधा रखी, अंतिम समय तक वो हमारे लिए प्रयास करते रहे। काशीराम साहब ने अपना पूरा जीवन जो है खत्म कर दिया। अपने जीवन में जो है तमाम तरह से उनके पास अवसर थे, उनका कोई फायदा नहीं उठाया। हाँ, ईमानदारी से जो है त्याग करते रहे और मूवमेंट का काम करते रहे, जिससे कि आज वो अमर हो गए, हम उनको याद कर रहे हैं। ऐसा ही त्याग मैं चाहता हूं बहुजन मिशन व्यू से कि वो भी त्याग कर रखें। अभी क्या है कि हमें अध्यक्ष भी चाहिए, हमें उपाध्यक्ष भी चाहिए, हमें महासचिव भी चाहिए। ये बहुजन मूवमेंट के आज के लोगों का वो है। उनको विधानसभा भी चाहिए, उनको जिला पंचायत भी लड़नी है, बीडीसी भी लड़नी है, प्रधानी भी लड़नी है, उनको जो है सांसद भी बनना है, उनको मंत्री बनना है, उनको पार्टी के वरिष्ठ पद भी चाहिए। जो लोग पदों की लड़ाई लड़ते हैं या पदों के कारण जो मूवमेंट में है या किसी लाभ कारण मूवमेंट में है, तो वो तो सिर्फ अवसर तलाश है। एक मिशनरी के लिए उसकी पार्टी के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी होता है। वो समर्पण ही उस पार्टी को आगे बढ़ाता है। अब हम चर्चा करेंगे, बहुजन साइकिल यात्रा जिला मुख्यालय शुरू होगी और सभी ब्लॉकों में, वो पहले ऐसे देखिए, चेक कीजिए, जिला मुख्यालय। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार इसको और थोड़ा अच्छा बनाऊं, जिससे कि आप लोग आसानी से देख पाए, क्योंकि मैं खुद संघर्ष में रहूंगा, मैं खुद शामिल होने वाला हूं कई जिलों में। जिला मुख्यालय से वो जाएंगे विधानसभा, प्रचार करते हैं, उनके पास अपने झंडे होने चाहिए। चलिए मैं उसको विस्तार से करूंगा। फिर हम जाएंगे, ये हम पे बॉडियां हैं, ब्लैक ब्लॉक, फिर बूथ, ये है संगठन का ढांचा। पहले जिला मुख्यालय से इकट्ठा होंगे, वहां से अपनी विधानसभा जाएंगे, अपनी विधानसभा से अपने ब्लॉक में जाएंगे, अपने बूथों में जाएंगे, और गांव गांव हर घर पे जाके हम अपनी जो है पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी नीतियां बताएंगे। इसके लिए चाहिए साइकिल, साइकिल के साथ पार्टी का, संगठन का झंडा, और वो पंपलेट जिसपे हमने सारी बातें रखी हैं
ये साइकिल यात्रा का एक कारण ये भी है क्योंकि बीजेपी आने वाले समय में झगड़े कराएगी, माहौल खराब करेगी, बंटवारे की राजनीति करेगी। इससे पहले ही हमें अपनी तैयारी पूरी कर लेनी है, उस भाईचारे को बनाना है जिस भाईचारे को बीजेपी के लोगों ने खराब किया है, जिसकी वजह से वो सत्ता में आने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं है गरीब लोगों के लिए, ना अमीर लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपके पास झंडा होना चाहिए संगठन का, पार्टी का, वो आपकी साइकिल पे लगाओ। उस झंडे को, वो झंडा आपकी पहचान होगी। वहां पंपलेट हो, जिस पंपलेट को आप जाए, आप बुद्ध विहार में जाएं, आप मस्जिद में जाएं, आप गुरु घर में जाएं, अम्बेडकर भवन में जाएं, रविदास मंदिर में जाएं, भगवान वाल्मीकि मंदिर में जाएं, कबीर जी के उसमें जाएं, जहां भी आपको मौका मिले, बहुजन समाज के जो भी स्थान है बैठने, वहां जाके इकट्ठे हों। छोटे छोटे माइक रखें। हाँ, ये मैं भूल गया, माइक, छोटे माइक, हैंड माइक जो होते हैं वो रखें। उस माइक के जरिए प्रचार करें। जब लोग इकट्ठा हो जाएं, अपनी बात रखें। ज्यादा भाषण से ज्यादा हमेशा लोग जो है ना, लोग जाते हैं लोग गुमराह करने। आपको जाना है, लोगों को बताना है कि हम आपसे वोट ले रहे हैं, तो वोट के बदले में आपको क्या देंगे, ये भी आपको जो है ना बता देना है लोगों को। मैं दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं, झगड़े से बचना है, विवाद से बचना है, क्योंकि आपकी जब ताकत बढ़ रही है तो वो लोग आपके साथ झगड़े करेंगे, मुकदमे करेंगे, तमाम तरह की परेशानियां क्रिएट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि जब तक कोशिश करना है कि विवाद से बचे रहें, और जब कोई चीज गले पड़े तो फिर उससे भी जो है, उससे निपटने के तरीके हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को तैयार किया है। ये लोकतंत्र है, यहाँ लोग, जनता तय करती है कि मालिक कौन होगा। अब मुझे सभी लोग रोज कहते हैं कि भाई आप छोटी पार्टी हो। मैं भी समझने लगा हूं कि मैं छोटी पार्टी हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि साइकिल यात्रा के बाद आप लोग साबित कर दोगे कि हम छोटी वोटी पार्टी नहीं है। हम इस देश के हुक्मरान समाज के लोग हैं और उत्तर प्रदेश में हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में जा रहे हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि व्यवहार कुशलता पे बहुत वो रखना है, वो आपको टारगेट करेंगे, डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, अपनी जिम्मेदारी को समझना है कि एक बड़े काम के, एक बड़े मकसद के निकले, और आपस में जो मन मुटाव है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों में, जहां जहां मुझे खबर आती है, मैंने तो नहीं वो की है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो मन मुटाव भी आप लोग खत्म कर दें, क्योंकि हमारी लड़ाई उनसे जिन्होंने हमारे अधिकार छीने। हमारी आपस में कोई लड़ाई नहीं, तो हमें जो है आपस में नहीं लड़ना चाहिए, हमें उनसे लड़ना चाहिए मिलकर जिन्होंने हमारे अधिकार छीने। क्योंकि अभी हमारे लोग बड़े पैमाने पर तैयार नहीं हो, तो आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है, 6743 जातियों में बांटा गया बहुजन समाज को, उसको जोड़ना, जितनी ज्यादा जाति आप जोड़ पाए। आपको ये बताना है, हमारी सरकार जब आएगी तो सभी को मकान, प्रत्येक व्यक्ति को मकान, सभी को रोटी, सभी को शिक्षा, देखिए गिरना जाए, सभी को इलाज, इसको हम स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं यहाँ कि सभी के लिए अच्छा इलाज, और वो भी कम कीमत पे। और उसके बाद जो है रोटी, कपड़ा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज हो गया, रोजगार सभी के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, सुरक्षा और न्याय। सुरक्षा, न्याय। मैं बस अब इसको जरा, आप अगर देख पा रहे हैं, मैं एक बार चेक कर लूं, तो बस मैं अब इसको जो है आप लोगों के सामने रख दूंगा। ठीक है, दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मकान आजाद समाज पार्टी सरकार आने में देगी। ये पूर्ण विश्वास से आप लोगों से कहिए, और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये फंडामेंटल राइट है। सभी के लिए रोटी, ये भी फंडामेंटल राइट है, सरकार देती है।
सभी को शिक्षा हम लोग निःशुल्क शिक्षा देंगे, समान सिलेबस, समान जो है समान एजुकेशन और कॉमन एजुकेशन सबके लिए शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा, चाहे अमीर का चाहे राष्ट्रपति का, जिसका नारा है राष्ट्रपति और मजदूर किसान की संतान सबको शिक्षा एक समान, चाहे अधिकारी कर्मचारी का बेटा हो, डीएम एसएसपी का बेटा हो, चाहे वो नेता का बेटा हो, वो सबको और सबके लिए इलाज। अभी कोरोना काल में कितने लोगों की जान गई। पहले मैं एक बार शिक्षा पे, जो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा का बजट कम कर दिया गया है, आप सब लोगों को पता है। शिक्षा के बजट के साथ साथ जो हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप उसको खत्म कर दिया है। हम लोग देंगे, हम शिक्षा भी देंगे और हम लोग इसके साथ विदेश में भी बच्चों को पढ़ने जाने का मौका देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर विदेश पढ़ गए तभी बहुत अच्छा हम लोग ये कर पाए। सभी को इलाज, कोरोना काल में 1000 लोगों की जान गई अच्छा इलाज न मिलने के कारण, क्योंकि सरकार फालतू जगह पैसे खर्च करती है। हम अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छा इलाज जो है फ्री कराएंगे, सभी को कपड़ा, कोई बहन हो, माँ हो, कोई भी परिवार हो, किसी को भी कपड़े की दिक्कत नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था होगी। और रोजगार सभी के लिए, किसी को सरकारी, किसी को प्राइवेट, किसी तरह से रोजगार भत्ता, बहुत सारी योजना चला के बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए पेंशन, नौजवान बहनों के लिए जो है ना घर पे रोजगार, इनकी व्यवस्था करा के एक सम्मान का जीवन। और सुरक्षा, इतने अत्याचार होते हैं, हाथरस हमारे पे है, ऊना हमारे पे है, हमारे पास दिल्ली के कई मामले हैं, ठीक है, हमारे पास जो है उन्नाव है, हमारे पास सहारनपुर है, सब जगह अन्य अत्याचार होते हैं। कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई अधिकार नहीं देता है। लेकिन यहाँ तानाशाही गुंडागर्दी है, तो हम सुरक्षा सभी को, जो नुकसान करेगा, जो गलत काम करेगा, जो अपराध करेगा, उसको, उस पीड़ित को न्याय, और उस करने वाले को उसकी जो है ना उसको जो है उस अपराध की सजा। ये कॉन्सेप्ट हो गया है, ये हो गया है। अब एक इसमें एक जुड़ी हुई चीज, इसके बदले हम लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि वो हमें वोट दें इन सब चीजों के बदले। ये आप जाके बताइए, और इसमें ये बताइए कि आप 100% जो पैसा कमाते हैं उसमें से 90% पैसा इसी चीज पे खर्च होता है। आप चेक करके देख लीजिए, इन 7-8 चीजों पे जो 100% पैसा आप कमाते हैं उसमें 90% इसमें चला था, अब बचता है 10%। उस 10% में गरीब आदमी क्या करेगा? क्या वो अच्छा मकान बना लेगा, अच्छा घर वो जो है अच्छे जो है एसी, कूलर, गाड़ी घोड़े क्या ले सकता है? आप देख लीजिए 10% में। और फिर कभी बच्चे की शादी आ गई, बेटे की शादी आ गई है, कभी परिवार में कुछ हो गया, तो जितना पैसा आप कमाते हैं बहुजन समाज के लोग, उसका 90% पैसा। और इनमें से गजब की बात यह है कि इनमें से एक भी उद्योग आपका नहीं जो आप यूज करते हैं। आप जो कपड़ा पहनते हैं वो आपकी इंडस्ट्री का नहीं है, उसकी मिल आपकी नहीं है। जो आटा आजकल आप खा रहे हैं उसकी मिल आपकी नहीं है। जिन पढ़ाइयों की किताबों को आप पढ़ रहे हैं सीबीएसई आईसी बोर्ड की या कहीं से भी, वो किताबों की दुकानें आपकी नहीं है। वो हॉस्पिटल जहां पे इलाज करा रहे हैं वो आपके नहीं है। और मकान में जो आप सीमेंट, सरिया, बजरी जो कुछ लगाते हैं वो आपकी नहीं है। रोजगार आप जो है बहुजन समाज के लोग दूसरे लोगों पे आधारित है, कंपनी आपकी नहीं है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपकी नहीं है। सुरक्षा और न्याय ये सरकार के हाथ में। आप अच्छे वकील आपके पास नहीं है, बड़े बड़े वकील जो है वहां 5-5, 10-10 लाख रुपए लेते हैं कोर्ट में खड़े होने के, वो हमारे लोगों के पास नहीं है। तो 90% पैसा अपना बहुजन समाज इस पे खर्च करता है। अगर वो आजाद समाज पार्टी को वोट करता है तो 100% बचत, 100% बचत, एक अच्छा जीवन और अवसर, गाड़ी खरीदे, मकान खरीदे, विदेश घूमने जाए, सुविधाएं अर्पित करे, अर्जित करे, सुविधाएं ले, ये सारी चीजें आजाद समाज पार्टी की सरकार में, जो गरीबों की सरकार है, ये सुनिश्चित होंगी। और ये आपको झूठा वादा नहीं कर रही है, भारतीय संविधान देता है, क्योंकि संविधान आज तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ, तो इसलिए लोगों को नहीं मिली है। क्योंकि सरकारों ने चाहा कि नहीं लागू करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर सब पे सुविधाएं होंगी तो फिर गुलामी कौन करेगा, फिर लेबर क्लास कौन बना रहेगा। तो अब मैं कुछ जरूरी चीजें जो है ना, जैसे ओबीसी की जनगणना, ओबीसी की जनगणना, ओबीसी समाज हमारा अभी बड़े पैमाने पर तैयार नहीं है जनगणना। अच्छा, जनसंख्या नहीं, हाँ जनसंख्या ठीक है। ओबीसी की जनसंख्या की जानकारी
इनकी 52% है, ये भी 52% है। पहले इनको 27% आरक्षण मिलता था, अब सरकार वो भी खा जाती है, मुश्किल से 4 या 5% मिलता है। तो ओबीसी की जातिगत जनगणना के हम लोग पक्ष में हैं कि ओबीसी की, एससी की, एसटी की जातिगत जनगणना हो, क्योंकि भारतीय जो बजट बनता है वो इसलिए इस तरह से बनता है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उसी संख्या के आधार पे उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले, और ये सब चीज जो है तैयार। तो ओबीसी की जनसंख्या की जानकारी तो हम मांग करेंगे, ओबीसी लोगों को बताएंगे कि हमारे समाज के परिवार के लोगों, आपका आरक्षण जो है 27 से 52% आबादी है, 52% होना चाहिए, ठीक है। और एससी एसटी की जो आबादी है उनका भी, माइनॉरिटी की जो आबादी है उनका भी, उनको उतना ही आरक्षण मिलना चाहिए जितनी उनकी आबादी। ये आबादी कैसे पता लगेगी? जब उसकी गणना होगी, वो सरकार नहीं चाहती। हमें ये करवानी है पुरजोर तरीके से, जिससे कि हमारे ओबीसी भाइयों को उनके अधिकार मिले। तो ये हमने ओबीसी समाज में जाकर बताना है कि भाई क्या क्या जो है ना ओबीसी समाज के साथ धोखा हुआ, छल हुआ है, इसको आप पूरा स्टडी करिए, पंपलेट में है, ठीक है। दूसरा, हाँ मैं यहां स्टार्ट करता हूं अपने लोकल उससे। प्रमोशन में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन इन प्रमोशन में रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये हो गया प्रमोशन में रिजर्वेशन। किसके लिए? एससी, एसटी, ओबीसी, इनको ये मिलना चाहिए। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक मजाक किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखो मिलना तो चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16(4)A में है, लेकिन 16(4)A में तो है, लेकिन ये जो है सरकार दे सकती है, सरकार अपना डाटा वाटा तैयार करके दे दे। अब सरकार कौन सी ऐसी है जो देना चाहती है? क्योंकि यहां से क्या होगा, यहां से ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड के लोग जो अच्छे पदों पर जाएंगे, प्रमोट होके, रोस्टर लागू हो जाएगा। जब ये चले जाएंगे तो ये वहां बैठ के अपने वर्ग के लोगों के काम करेंगे, उनके लिए नीतियां बनाएंगे। जैसे केंद्रीय सचिवालय में हमारे बहुत कम लोग हैं, यूनिवर्सिटियों के चांसलर हमारे बहुत कम लोग हैं, जैसे जो है सीबीआई में हमारे बहुत कम लोग हैं, सीबीआई का हेड हमारा नहीं बना अब तक, जैसे आईबी का हेड हमारा नहीं बना, जैसे ईडी का, इनकम टैक्स का हेड हमारा नहीं बना, जो एजेंसियां हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियां। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हमारी कितनी संख्या जजों की, हाई कोर्ट में कितनी संख्या है। तो जब ये लोग प्रमोट होकर जाएंगे तो बैकलॉग भी आएगा, नई नियुक्ति आएगी। जब ये प्रमोट होंगे इनकी जगह, आरक्षण प्रणाली के आधार पर नई नियुक्ति आएंगी। तो हमें प्रमोशन रिजर्वेशन, जिसमें, और दूसरी बात, हमारे अधिकारी कर्मचारी पीड़ित, उनकी कोई बात नहीं करता, उनको जो है अच्छे ओहदे पे नहीं, उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। वो बेचारे, उनको किसी तरह से एडजस्ट किया गया कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में, और कहीं सब जगह इधर उधर। वो बेचारे अच्छी नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन वो नौकरी पे तो है लेकिन स्वतंत्र नहीं है। उनका सामाजिक अपमान किया जाता है, उनको रिजर्वेशन वाले कह के जो अपमानित किया जाता है। ये सब चीजें होती हैं, समय समय पे हम खुद को साबित भी करते रहते हैं। लेकिन ये बड़ा मामला है प्रमोशन में रिजर्वेशन का। हमारी मांग है कि ये हमारे अधिकारी, पढ़े कर्मचारी जो है ना, वो बेचारे सड़क पे इसके लिए आंदोलन पे नहीं आ सकते, वरना उनके दिल से आप पूछेंगे तो वो वास्तविकता में बहुत पीड़ित है। और मैं इसको एससी एसटी ओबीसी के लिए चाहता हूं, आप ये बात जो है सभी लोगों तक हमारी पहुंचाएं कि हम एससी एसटी ओबीसी के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहते हैं। एक बड़ा मामला ये भूमि, मेरा मामला भूमि नहीं है। जो लोग भूमिहीन हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनके लिए जमीन, जैसे मान्यवर काशीराम साहब एक नारा देते थे, मैं लिख देता हूं, आप सब लोगों ने मुझसे कई बार सुना होगा, जो जमीन सरकारी है हमारी, तो जब आपकी सरकार आएगी तो गरीब लोगों को ये दिया जाएगा। भूमिहीन जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी जमीन जो है दी जाएगी खेती के लिए, जिससे कि वो अपने परिवार को चला सके। ये हमारे आर्थिक सशक्तिकरण का एक हिस्सा है, जिसमें रोजगार है और रोजगार के साथ जमीन है। अच्छा,
ये खिसक रहा है, कहाँ जाओगे? नहीं, रुको रुको, यहीं रहो, यहीं काम, तुमसे बहुत काम है। फिर बैकलॉग, बड़े पैमाने पर बैकलॉग है, सरकार ने नहीं भरा है, बहुत बड़े पैमाने पर बैकलॉग। ना नई नियुक्ति आ रही है, नई नियुक्तियां नहीं है। फिर उसके अलावा आपको युवाओं को बताना है, युवाओं का स्पेशली वो है। और फिर भर्ती घोटाले, अब मैं इसको विस्तृत रूप से समझाता हूं। देखिए, पहले तो बैकलॉग अभी तक पूरा नहीं किया सरकार ने, क्योंकि बैकलॉग होगा तो बहुत सारे नौजवानों को मौका मिलेगा, वो लोग सरकारी अधिकारी क्रम से हैं, उनके परिवार में आर्थिक सशक्तिकरण आएगा, वो खुद तैयार हो जाएंगे, मजबूत होंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। एक नई जो है आर्थिक स्टैंडर्ड पे एक नई जो है नया समाज तैयार होगा, उनको हम पे बैक टू सोसाइटी के लिए तैयार करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे। नई नियुक्तियां आएंगी, नई नियुक्तियों से लोगों के पास नए संसाधन तैयार होंगे, आर्थिक रूप से एक समाज जो है आगे बढ़ेगा। अब जो नई नियुक्ति आई है वहां सरकार ने भर्ती घोटाले के, जैसे लेखपाल वाले में किया, जैसे 69,000 शिक्षकों का जो मामला है, ये 69,000 शिक्षक वाला जो मामला है, इसमें सरकार ने आरक्षण के नियमावली को खत्म कर दिया, क्योंकि सरकार उनके वो करेंगे ही, उसकी मजाक उड़ाई। और उसमें से जो है 5500 बच्चे अभी जो है, आज मेरी बात हुई केशव प्रसाद मौर्य जी के आवाज पे हो गए। केशव प्रसाद मौर्य जो खुद पिछले वर्ग से आते हैं, न्याय देने के बजाय मेरे उन नौजवान परिवार के भाइयों को बहनों को लाठियां बजाई। तो इसमें उन्होंने आरक्षण के नियम कर, इसको भी हम लोग लड़ेंगे, तैयार करेंगे उन लोगों को। और ये सब सिर्फ एससी के साथ नहीं है, इसमें सबको पता है एससी एसटी ओबीसी तीनों लोगों के साथ ये जो है उनके अधिकार छीने गए। लगभग 5500 के करीब वैकेंसी आए, 5500 लोगों के परिवार तैयार होते, उनसे आगे के परिवार तैयार होते, तो उनका हक जो है डकार की है सरकार। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि युवाओं को रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। विदेशों में भी मिलता है, भत्ता मिलता है, जो लोग बेरोजगार हैं सरकार रोजगार नहीं दे पाई। भारत में नहीं मिलता है, क्योंकि भारत में नेट मिलता है। अब नेट से रोटी मिलती है क्या भाई? नेट से रोटी नहीं मिलती है। और नेट से जो है, जब रोजगार तो धर्म देते हैं, धर्म से भी परिवार का काम नहीं चलता है। आम आदमी की सुरक्षा, ये एक गंभीर मुद्दा है। जीवन रहेगा तभी तो आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी की सुरक्षा के साथ जो है महिला सुरक्षा, तो ना तो आम आदमी सुरक्षित है, 3-4 दिन में तो बहुत वो हुआ। और सशक्तिकरण, तो आम आदमी सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार में बहुत बुरा हाल है। आप सब लोग चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, रोज हत्याएं होती हैं, रोज रेप होते हैं, रोज तमाम तरह की परेशानियां होती है। सरकार पे एक ही जवाब है, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस निर्दोष लोगों को जेल भेज देती है, आप आंदोलन करने हक मांगने तो आपको जेल भेज देती है, झूठे मुकदमे लगा देती है। मैं इन सब चीजों को गंभीर रूप से समझता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सारे अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको न्याय देने वाला समाज बनना पड़ेगा, यानी कि सत्ता प्राप्त करनी पड़ेगी। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमने कितने मामले देखे, रोज हत्या होती है, रोज रेप होते हैं, पूरे देश में होते हैं। तो किसी की सरकार रही, क्योंकि उनको उनकी संवेदना नहीं है। वो लोग चाहते हैं लोग इसी में उलझे रहे। वो कई जगह तो ये भी किस्सा है कि सार्वजनिक अपमान करके, रेप और हत्या करके ये साबित करना चाहते हैं, आज हमारे औकात हमें दिखाना चाहते हैं। सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पे कोई काम नहीं हुआ है। जिन महिलाओं का, बहनों का हम लोग जो है योगदान लेके प्रदेश ही नहीं देश को, क्योंकि ज्यादा समय उनके पास है, एक अच्छा प्रदेश बना सकते हैं, उनको हम लोग नकार देते हैं। तो संगठन में महिलाओं का सम्मान कीजिए, उनको सुरक्षित माहौल दीजिए, और उनसे भी जो है ना योगदान लीजिए बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया कि महिलाओं को बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्मान दिया, हम सबको भी करना चाहिए। उनको जिम्मेदार देना चाहिए, उनको साथ रखना चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, उनसे जलना नहीं चाहिए। और उनके सशक्तिकरण के लिए घर पे ही महिलाओं को रोजगार देंगे, इसका ये प्लान का हिस्सा है। ठीक है। महंगाई, ये आपको जाके गांव लोगों को बताना है। महंगाई, अब सरकार के लोगों की गाड़ियां तो चलती है सरकार के पैसे पे,
और वो पैसा आता है आपके टैक्स से। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दवा, दाल, सब्जी, जो भी चीज आपके दैनिक जीवन की है वो सब महंगी हो गई है। और महंगी हो गई बड़े बड़े पैमाने पे। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दवा हो, दाल हो, मोबाइल हो, सब चीज महंगी हो गई है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय कम हुई है। इसमें मैं कोरोना वाले चैप्टर में बता दूंगा आपको सब चीजें। लेकिन ये समझिए महंगा हुआ है, ये सस्ता हो सकता है। इन पे सरकार ड्यूटी लेती है, जो अपनी जो है ना टैक्स ड्यूटी वो लेती है। अगर उसको कम कर दिया सस्ता हो सकता है। लेकिन सरकार जो है, क्योंकि सरकार ने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, घाटे वाटे में चल रही है, तो आपकी मेहनत की कमाई को डकार रही है। ये सारी चीजों पे रेट कम होंगे, आम आदमी को इसके लिए जो है ना बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ये आप लोगों को जाके बताएं कि सरकार ने क्या दिया है। अब ये एक बड़ा मामला, किसान विरोधी बिल। किसान विरोधी बिल जो है ये सरकार लाई, और इस सरकार ने किसान 6 महीने से आंदोलन में है। मैं आंदोलन की ताकत को समझता हूं। हाँ, मैंने बहुत सारे आंदोलन किए, लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि सरकार में बड़ी ताकत है। 6 महीने से 1000 के करीब जो है किसानों ने शहादत दे दी है। 6 महीने से वो अपना सारा काम छोड़ के बॉर्डरों पे आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां भी खा रहे हैं, मुकदमे जेल भी जा रहे हैं। हमें सरकार को बताना है किसान विरोधी बिल लाके सरकार जो है किसान को, जो अगर वो किसान है तभी तो रोटी हमें मिलती है, वो अनाज नहीं हुआ तो रोटी कहां से मिलेगी। तो किसान का हर व्यक्ति से रोटी का रिश्ता है। तो हमें बताना है कि सरकार ने जो किसान के खिलाफ जो बिल सरकार लाई है उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, वो किस वजह से उसको लाई है बिल को। उसका उद्देश्य यह है किसान पूंजीपतियों का के अपने खेत में पूंजीपतियों की सिर्फ जो है फसल की देखभाल करे, बाकी उसको कुछ नहीं, वो एक लेबर क्लास बन जाए। क्योंकि किसानों ने आगे बढ़ के थोड़ा सा पैसे कमा के अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना या अच्छे स्कूल में पढ़ाना, खुद किसानी छोड़ के वो सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, यानी कि आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। सरकार तो बंचेस ऑफ थॉट का फॉर्मूला है ना, जो फॉर्मूला गोवलकर जी का है, आरएसएस की जो किताब है बंचेस ऑफ थॉट, इसमें लिखा गया है कि देश की 90% आबादी को मोहताज कर दो और 10% लोग जो हैं राज करें, बाकी 10% लोग इस 90% आबादी पे राज करें, और वो जीने को विकास समझे। ठीक है, वो सिर्फ रोटी खाने को, शाम को रोटी से मिल जाए उसको ही जो है ना बहुत बड़ी वो समझे। जबकि लोकतंत्र में आगे बढ़ना जो है, आगे बढ़ते रहना अधिकार है, और सब लोगों को जो है ना अपने जीवन को बदलने के लिए, अपनी पीढ़ियों से जो जीवन चला उसको बदलने का अधिकार है। एक सफाई कर्मचारियों के लिए पक्की नियुक्ति है। मैंने कहा एक होगा, सफाई कर्मचारियों को ठेके दिए ना, सफाई कर्मचारियों को पक्की नियुक्ति ये हम लोग देंगे। ठेका व्यवस्था बंद, करेंगे। और एक और जो है, ये ठेके के साथ जो संविदा पे भी रखते हैं, ये दोनों चीजें बंद करके सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे। आप जाएंगे, लोगों को बताइए जो लोग इस काम को करते हैं, हमारे परिवार के लोग, और उनके जीवन की सुरक्षा के लिए अगर जो लोग सरकारी भी हैं उनको इन पहले सब ठेके व्यवस्था वालों को दो, और संविदा को बंद करके सबको सरकारी करेंगे, नियमित करेंगे। और फिर उनको उनके जीवन रक्षा के लिए जो उपकरण होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवाएंगे जो लोग काम करते हैं। पक्की नौकरी, और फिर वो भी सुविधाओं के साथ, और श्रम को सम्मान। तो ये भी एक इशू है, इसको भी आपको प्रचारित करना है। आपको ये भी बताना है कि जब जातिगत जनगणना होगी और आरक्षण 100% लागू होगा, तो जैसे आबादी है 100% है, इसमें से 52% ओबीसी, और
इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 30%। आज करा लीजिए, चेक कर लीजिए इतनी बैठे 30% दलित, और फिर जो है ये खुद में भी एससी, ये SC ST है दोनों, SC ST, और ये OBC है। जब 100 में से 52 बच्चे, जब 100% आरक्षण होगा ना 52% मिलेगा, 100 में से 52 बच्चे OBC के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, लॉयर बनेंगे, और वो बनेंगे टीचर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे। वो जब जो है ये सब चीजें, या इसके अलावा भी जैसे क्लर्क बनेंगे हैं, तो जब 100 में से 52 बच्चे आरक्षण की वजह से बनेंगे तो पिछड़े वर्ग के लोगों के कैसे जिंदगी बदलाव नहीं होता, ये हमें जाके उनको समझाना है। ऐसे ही जब शेड्यूल कास्ट के 30% आरक्षण मिलेगा शेड्यूल कास्ट ट्राइब को, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही बनेंगे। ये SC ST के भी हैं, OBC के भी हैं, तो इनके जीवन में बदलाव होगा और उनकी आर्थिक स्थिति बदलेगी। हमें जो बैकवर्ड है उसको जोड़ना, जैसे कश्यप, पाल, प्रजापति, कुशवाहा, मौर्य, शाक्य, पटेल, ये जो है ना, ये इसको सैनी, गुजर, जाट, ये जो हमारा बैकवर्ड है, इसको हमें तैयार करना है, बड़े पैमाने पे इसको जोड़ना है। तो इसको जो है ना हमें तैयार करना है। ये इन सब जातियों का वो करना है जो मैंने आपको बताया। इसमें प्रजापति हैं, इसमें पाल हैं, जिसमें कश्यप हैं, जिसमें सैनी हैं, जिसमें कुशवाहा है, जिसमें मौर्य हैं, जिसमें निषाद हैं, ठीक है। और दलित समाज की भी सभी जातियां, जिसमें दलित में चमार हैं, पासी हैं, धोबी हैं, वाल्मीकि हैं, खटीक हैं, धानुक हैं, कोरी हैं, जो भी जातियां हैं, इन सबको जोड़ के बातें घर घर जाके आपको बतानी। और जब कोरोना का दौर आया, अमीरों को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, गरीबों को तो बहुत नुकसान हुआ। अमीरों ने तो अच्छा इलाज भी करा लिया, तो रोजगार खत्म, लॉकडाउन हो गया। फिर सरकारी डिपार्टमेंट भी सरकार ने बेच दिए, उससे पहले बेच रही थी, चलो मैं इसको सरकारी वाले लोग लेता हूं, रोजगार खत्म, ठीक है। और फिर महंगाई बढ़ गई, महंगाई भी चरम पे चली गई। तो गरीब आदमी क्या करे, सुसाइड, वो सुसाइड कर रहा है, वो क्या करे, सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोरोना काल में अच्छा इलाज नहीं करा पाया, पैसे नहीं है, क्या करे। हमें यह भी बताना है कि आंकड़ों सहित हम लोग गांव गांव इकट्ठा करेंगे कितने कोरोना काल में लोग मरे, और अगर अच्छी सरकार होती तो कितनी जो है जान बच जाती, कितनी जो है समस्या, जो परेशानी खत्म हो जाती। एक जो सबसे जरूरी चीज है, मीडिया, सावधान, इससे सावधान रहने की जरूरत है। काशीराम साहब कहते थे मीडिया मनी माफिया, यही खेल खत्म होता है सारा। मीडिया, मैं लिख देता हूं पूरा, मनी माफिया। हमारे जो नए लोग हैं उनको इनसे सचेत रहना पड़ेगा, मीडिया सचेत रहना पड़ेगा, ज्यादा मीडिया के चक्कर में नहीं रहना। ये मीडिया कोशिश करती है हमें रास्ते से भटकाने की, तो इस मीडिया से सावधान रहना है, मनी से सावधान रहना। पैसे के चक्कर में हमारे लोग स्वाभिमान बेच देते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि गरीब हैं, हमें इससे सतर्क रहना है। और माफिया, क्रिमिनल लोगों से बच के रहना। तो अब मीडिया क्या करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके पास, सोशल मीडिया, ठीक है, फेसबुक, जब आप जाएं अपना लाइव चलाएं, वीडियो बनाएं, ट्विटर, ऐप, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप, इनके जरिए अपनी बात को आम आदमी तक पहुंचाए। ये हमारे पे बड़ा जरिया है। मैं सब ज्यादा चीजें यहीं से कहता हूं, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहां हम अपनी बात को बोलने का, कहने का, सुनने का को पूरा मौका है। इस सोशल मीडिया को अपनी ताकत बनाना है। जो हमारे बहुजन यूट्यूबर हैं, बहुजन मीडिया, इसको इनसे अच्छे संबंध बना के इनको
उनको कहना है कि भाई देखो, आप लोग जो है ना, कभी कभी ये भी लोग कर देते हैं गलती थोड़ा सा, जो है ना, किसी पार्टी के समर्थन में उनसे कहो सही गलत का तर्क कर लो, जो सही है उसको दिखाओ। चाटुकारिता मीडिया में नहीं होनी चाहिए। तो मीडिया के मामले में हमें सावधान रहना है। वो क्या करेंगे, झूठी खबर चला देंगे, आप लोग सवाल करने लग जाओ क्या होगा भाई, अरे ये क्या हो गया भाई, ये क्या हमारे नेता ने क्या कर दिया। तो ये उनकी ट्रिक है कैडर को परेशान करने की। वो क्या करेंगे, हेडिंग ऐसी बना देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा पता आपने क्या बयान दिया और वहां से क्या छप के आएगा। वो उस तरह की हेडिंग बना देंगे, वो कोई फर्जी खबर चला देंगे। तो इनसे सावधान रहना है, इन पे ध्यान नहीं देना। ये मीडिया के लोग जो हैं, ये क्योंकि अभी जो मीडिया है वो अमीरों की मीडिया है, बहुत कम लोग जो है सच्चाई दिखाते हैं। और हमसे तो एक बड़े चैनल ने कह दिया भाई, कहा कि यहाँ प्रचार मत कीजिए। तो ठीक है, हम प्रचार करेंगे सोशल मीडिया पे, हम मीडिया के पीछे थोड़े भागते हैं कि हम चिट्ठी भेजते हैं मीडिया वालों को, आओ हमें बुलाओ। हम तो अपना काम करते हैं। जिसको लगता है कि भाई चंद्रशेखर की बात रखनी चाहिए, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी को अपनी बात रखनी चाहिए, भीम आर्मी को अपनी बात रखनी चाहिए, तो बुलाते हैं, बुला के कहते हैं कि सर अपनी बात रखिए। तो जब हम उनके प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उनका मकसद हिल करने थोड़े गए हैं, हम तो अपनी बात करेंगे। हम इसलिए गए हैं कि हम अपनी बात करें, और हम अपनी बात करते भी। ये सरकार निर्दयी है, इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। अब हमें साइकिल यात्रा से मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, बस अब इस पे ध्यान दीजिए। भाईचारे का संदेश, ठीक है, क्योंकि लोग उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जिनका व्यवहार अच्छा होता है, जो अच्छी बात लेके जाते हैं। कोई ऐसी कड़वी बात नहीं कहनी कि लोगों को मौका मिल जाए आपके ऊपर उंगली उठाने का। सावधान, ठीक है। सस्ते संसाधन, जैसे मैंने कहा, वॉल पेंटिंग जरूर करनी है, सीख लीजिए, धीरे धीरे आ जाएगी। जैसे मैं आज सीख कर रहा हूं, मैं तो कभी क्लास में पढ़ा था, आज आपको पढ़ा रहा हूं। तो सस्ते संसाधन से, जैसे वॉल पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग, दीवार पे पेंटिंग कीजिए, लंबे समय तक रहती है। मैं समझता हूं हमारे सब लोग जो हैं वो नहीं कर सकते, फ्लैक्स नहीं छपवा सकते। झंडे बनाइए हाथ से, तख्तियां बनाइए, ठीक है। ये सब चीजें सस्ते संसाधनों पे जो है ना अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमें गरीबों के लिए राजनीतिक रास्ता खोलना है। अगर सब लोग इसमें भी हम लोग, अगर हम भी पैसे वालों की राजनीति करेंगे तो गरीब लोग कैसे राजनीति करेंगे। सोचिए, क्या कोई गरीब का बेटा विधायक एमपी बनने का सपना देख सकता है? जितना खर्चा आज है, जिला पंचायत भी नहीं बन सकता। तो जब हम इस समाज को तैयार कर देंगे तो वो विधायक भी बनेगा, एमपी भी बनेगा, सब चीजें बनेगा। युवाओं को राजनीति में लाना है, और देश, ये जो युवा हैं जो अभी कोरे कागज हैं, उनको तैयार करना है। युवाओं को, उनको समझाना है कि भाई गुमराह ना हो, और युवाओं को उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी, क्योंकि इनमें 24 घंटे ऊर्जा है, संघर्ष करने की भूमिका है। कोरे कागज इनको तैयार करना है कैडर दे के। तो ये झंडे हैं, बैनर, जो भी आप कर सके, और युवाओं को तैयार करके, क्योंकि सरकार तो नौकरी नहीं देगी, तो युवाओं को मिशन मूवमेंट में लाना है। और ये इस तरह से 20 दिन अपनी साइकिल यात्रा, वो ब्लॉक, विधानसभा, जिले में घुमानी है, लोगों तक अपनी बात। 20 दिन में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे नहीं टकराएगा, जो एक दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा, चौथे दिन मिलेगा। और इस तरह से 21 तारीख को, ये पहला चरण है, 21 जुलाई को स्थापना दिवस है भीम आर्मी का। भीम आर्मी इस स्थापना दिवस वाले दिन, क्योंकि भीम आर्मी से तैयार हुई है आजाद समाज पार्टी, तो भीम आर्मी जो है ना, भीम आर्मी को ही पालन पोषण करना आजाद समाज पार्टी का। जैसे पौधा तैयार करते हैं तो मालिक है भीम आर्मी, तो भीम आर्मी के स्थापना दिवस पे संकल्प पत्र आ जाएगा। संकल्प पत्र, संकल्प कैसा, 2022 में सरकार बनाना। तो सत्ता एक जो है ना, सत्ता साधन है, सत्ता
साधन, सत्ता से साधन और साधन से परिवर्तन, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। सत्ता ही सब कुछ नहीं होती, सत्ता तो सिर्फ मात्र एक साधन है परिवर्तन का। तो 21 जुलाई को जब धर्म आर्मी का स्थापना दिवस होगा, उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे अपने अपने जिला मुख्यालय पहुंच के कि भाई हम आजाद समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में हुक्मरान समाज बनाएंगे, सरकार वाली पार्टी बनाएंगे, और 21 तारीख तक आप घर घर चले जाएंगे, लोगों को अपनी बात बताएंगे, तो 101% लोग आपको समर्थन देंगे। और क्या होगा फिर? राज। और जब राज आएगा तो बेगमपुरा बसेगा, जिसको सतगुरु रविदास जी कहते थे, सब ऐसा चाहूं राज में जो मिले सबन, छोटे बड़े सत्संग बसे रविदास रहे पसंद। तो ये बेगमपुरा बसाना है, ये काशीराम साहब का लक्ष्य है। अब एक बात बता के मैं अपनी उसको खत्म कर दूंगा आज के लाइव को। हजारों लोग लंबे समय से देख रहे हैं। ये एक फॉर्मूला दिया था, N इंटू डी टू एस, सॉरी इसको ठीक करते हैं, S इज इक्वल टू चेंज, N फॉर नीड, मैं हिंदी वो कर देता हूं क्योंकि दूर से पढ़ने ना, D फॉर डिजायर, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, S फॉर स्ट्रेंथ, और इससे होगा परिवर्तन। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, भविष्य में भी आगे बताता रहूंगा। काशीराम साहब कहते थे देखो परिवर्तन का एक फॉर्मूला, N इंटू डी इज इक्वल, N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज। नीड, N फॉर नीड, आवश्यकता, जरूरत, किसे है सबसे ज्यादा सत्ता की? हमें, क्योंकि हम इस गुलामी की जिंदगी से आजादी चाहते हैं और कुछ करके दिखाना चाहते हैं और अपने लोगों का भला चाहते हैं। डी डिजायर, यानी कि चाहत, जिसको ज्यादा जरूरत होगी उसमें ज्यादा चाहत होगी, और वो ज्यादा चाहत से काम करेगा उन लोगों की अपेक्षा जो पैसे वाले लोग हैं या जिनको चाहत कम है। मैं यहां भी एक बार वो करता हूं, नीड जरूरत, चाहत, ताकत, शक्ति, इसको शक्ति भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। जरूरत से चाहत पैदा होगी, जिनमें चाहत है वो ताकत इकट्ठा करेंगे और वहां से होगा परिवर्तन। परिवर्तन सत्ता में, व्यवस्था में, और ये कौन लोग कर सकते हैं? जिनका राज हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इसलिए अपने महापुरुषों को पढ़ना जरूरी है, इसलिए उनकी राय को जानना जरूरी है, इसलिए उनके आंदोलन को उन्होंने किस सिद्धांतों पर चलाया जानना जरूरी है। तो इसलिए आपसे उम्मीद और आशा करता हूं कि आप 2022 के लिए यूपी में तैयार करेंगे, और जो देश भर के लोग हैं वो अपने यहाँ सिद्धांतों को चल के। तो ये बहुजन साइकिल यात्रा हुई, सत्ता परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन यात्रा। अब कई लोग जो हैं, काशीराम साहब कहते थे मिशन का काम करने लगोगे सब लोग तो एक जैसे नहीं होंगे, कुछ लोग बिक जाएंगे, कुछ लोग टूट जाएंगे, कुछ लोग धोखा दे देंगे, कुछ लोग रुक जाएंगे, कुछ लोग जो आप पे आरोप लगा देंगे। इसकी परवाह नहीं करनी, क्योंकि जो लोग परवाह करते हैं वो काम वाम नहीं कर सकते हैं। एक ही लक्ष्य याद रखना है कि हमें, ये जो लक्ष्य लिख रहा हूं बिना बोले लिख रहा हूं, आप लोग अपने कमेंट में लिख देना अगर पढ़ लो तो। अगर आप पढ़ पाएंगे तो लिखा है मैंने, बाबा साहब बनना और काशीराम साहब का अधूरा सपना करना है, बहुजन राज लाना है, ये अंतिम लक्ष्य है।
इस साइकिल यात्रा का और राजनीतिक आंदोलन का। लेकिन राजनीतिक आंदोलन से शक्ति प्राप्त करके सत्ता में लाके परिवर्तन करना है और उनके सपनों का भारत होगा जिसमें सभी के लिए बराबर के अधिकार होंगे। तो ये है आज का अंत। और एक अपनी बात कह के मैं खत्म कर दूंगा आप सब लोगों को जाने की इजाजत दे दूंगा अपने काम करने की, क्योंकि कल से आपको लगना भी है। वो ये है कि आपस में मत लड़िए। आप बीएसपी के लोग कुछ कहते हैं, वो आईटी सेल के लोग हैं, वो कुछ कहते हैं, आप लोग उनका विरोध करते हैं, आपस में उलझे मत। कल ये यही लोग आपकी तरफ आ जाएंगे, फिर आप लोग कैसे इनको साथ लेके चल पाएंगे। राजनीति लोगों से होती है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपस में मत लड़िए। हमारा काम आपस में लड़ना नहीं है। हमें अपने इस लक्ष्य को जो है ना, यहाँ लक्ष्य, इसको अपने दिमाग में धारण करना है। राज लाना, ये इसको और थोड़ा ठीक कर देता हूं, क्योंकि राज किसका लाना ये भी हमारे लोग पता होना चाहिए ना। कभी दूसरों का राज लाने के लिए लड़ने लग जाए। बहुजन राज लाना, इसके लिए आप लोगों को अब मेहनत करनी है, पहले उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। विधायक एमपी बनने के लिए आप भी एक विधानसभा चुन सकते हैं, विधायक बनने के लिए, एमपी बनने के लिए एक लोकसभा। मिशन मूवमेंट चलाने के लिए पूरा देश पड़ा, इसलिए मैं पूरे देश में घूमता रहता हूं। तो ये लक्ष्य है और आपसे अनुरोध है कि इसको अपने मन में धारण करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमें इस देश का शासक समाज बनना है। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का शासक बनना है। कब बनेंगे? कौन बनाएगा? आप खुद बन सकते हैं, आप खुद ही बना सकते हैं, आप खुद ताकतवर बन सकते हैं। बस अपने सोए हुए उस व्यक्ति को जगाइए जो सोया हुआ है और जो किसी कारणों से जो है ये सोच बैठा, निराश हो गया कि भाई हम लोग नहीं कर पाए। जो पुराने लोग हैं इधर उधर बैठे हैं, परेशान हैं, उनको भी लाइए, मिलके जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और सभी साथियों को, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के सभी साथियों को, अपने परिवार को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कल की रैली के लिए, और अभी से इस रैली की सफलता के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। विवाद से बचते अपनी यात्रा को सफल बनाइए। जो उद्देश्य है उसको ध्यान रखते, छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़िए और अपना राज स्थापित कीजिए। जय भीम।